हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो ऐसे में स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आपका स्पीड टाइम ग्राफ का हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में स्पीड हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज होते चले जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ते चले जाता है स्पीड एक फिक्स्ड वैल्यू से हमेशा क्या होता है, इंक्रीज़ होते चले जाता है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड भी इक्वल वैल्यू से क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और इस तरह से जब हम स्पीड टाइम ग्राफ निकालते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आइए हम इस फिगर को एक बार बनाकर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, दो एक्सिस लेंगे। ओके, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा, स्पीड भी इक्वल वैल्यू से बढ़ते चले जाएगा। मतलब टाइम के बढ़ने के साथ स्पीड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका मान लीजिए स्पीड आपका पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है। पहले सेकंड में अगर मान लीजिए स्पीड आपका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा, 5 + 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपका दूसरे, यह देखिए इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, दूसरे सेकंड पे स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम पहले सेकंड पर देखते हैं तो स्पीड कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह तीसरे सेकंड पर स्पीड कितना हो जाएगा, तो 10 में क्या होगा, फिर से 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अब आता है 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो तीसरे सेकंड पे स्पीड आपका इंक्रीज़ होकर के हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह चौथे सेकंड पर स्पीड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, अगर हम यह कहते हैं कि स्पीड एक फ़िक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है और वो फ़िक्स्ड वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक टाइम इंटरवल पे जो स्पीड है वह आपका हर बार क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ होते चले जाएगा। मतलब पहले सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड और चौथे सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अब अगर हम इसको, इस स्पीड टाइम के ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आपका ये सारे पॉइंट्स आपका एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सारे पॉइंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम बात करते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में किस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। ओके, और किस तरह से हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ओके, यहाँ पर यह पर्टिकुलर लाइन आपका क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। ओके, तो यह लाइन आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्लोप क्या बता रहा है कि यह जो आपका स्ट्रेट लाइन है, यह जो ढाल है, यह किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका स्ट्रेट लाइन है यह आपका इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपका क्या है,
एक परपेंडिकुलर है, हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे एक परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है Q पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है R पॉइंट। ओके, और ये पर्टिकुलर जो ओरिजिन है इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि यह जो स्लोप है, जिसे हम ढाल भी कहते हैं, यह स्लोप आपका किसके ऊपर निर्भर है। ओके, यह जो आपका स्ट्रेट लाइन है किसके ऊपर निर्भर है, तो यह इस परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर ये आपका लाइन जितना बड़ा ये परपेंडिकुलर होगा, जितना ऊंचा होगा, उसके ऊपर ये क्या होगा, उसके ऊपर ये क्या है, सपोर्ट ले रहा है, इसलिए हम इसको स्लोप कहते हैं। ओके, तो अब देखिए यह PQ आपका क्या है, यह PQ हमारे लिए क्या है, हमारे लिए स्पीड का काम करेगा। कैसा है स्पीड, चेंज इन स्पीड। ओके, तो जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात करते हैं तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो चेंज इन स्पीड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है PQ, यह आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह चेंज इन स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्योंकि यह परपेंडिकुलर और यह परपेंडिकुलर OR। ओके, PQ और OR दोनों परपेंडिकुलर क्या है, आपका सेम है। ओके, सेम है और साथ साथ इक्वल है। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे फिगर को अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं, 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 तो एज अ होल यह जो हमारा जो फिगर बनता है, यह फिगर क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल OPQR भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल OPQR। हम इसे एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आपका क्या है, एंगल P पे हमने क्या किया है, एक नॉर्मल डाला है। ओके, हमने क्या किया है, एंगल P पे 90 डिग्री का नॉर्मल डाला है। ओके, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एंगल O पर भी आपका क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, यह आपका जो फिगर है यह एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में आपका अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये वाई एक्सिस, अगर OR अगर चेंज इन स्पीड रिप्रेजेंट करता है, तो PQ भी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन स्पीड रिप्रेजेंट करता है। तो हम चेंज इन स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड को हम लिख सकते हैं PQ अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर टाइम एक्सिस क्या है, OP। ओके, तो PQ अपॉन OP, यह क्या हो गया, PQ अपॉन OP आपका स्लोप हो गया। इस PQ अपॉन OP को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम PQ अपॉन OP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम किस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ के लिए स्लोप के द्वारा निकालते हैं। तो इस फिगर में अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो PQ का यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो यह देखिए आपका पर्टिकुलर P पॉइंट आपका क्या है, जब हम इस PQ का बात करते हैं। ओके, तो PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो आपका Y एक्सिस पे OR का जो वैल्यू है वही क्या है, PQ का वैल्यू है। ओके, अब OR को हम देख सकते हैं कि आपका चेंज इन स्पीड का जब बात करते हैं तो आपका स्पीड आपका शुरुआत में क्या था, और ओरिजिन में आपका स्पीड 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल स्पीड 0 था, और फाइनल स्पीड यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, तो चेंज इन स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ओके,
या हम इसे v माइनस यू अपॉन टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v क्या है? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब आपका यहाँ पर बॉडी क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉडी आपका 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ में ओरिजिन से बॉडी क्या हो रहा है, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब ओरिजिन से स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब स्पीड 0 से बढ़ते हुए 20 तक जा रहा है, तो इसलिए आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। और टोटल टाइम बॉडी को कितना लगा, बॉडी को कितना टाइम लगा, यह 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को कवर करने में। तो हम क्या देख रहे हैं, टोटल 4 सेकेंड्स लगते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टाइम के जगह पे 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, जो हमने शुरुआत में माना था। तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो यह आपका जो फिगर है, यह फिगर क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक स्लोप है, एक परपेंडिकुलर है और आपका बेस है। तो यह स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन PQ और बेस OP, यह तीनों मिला करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, यह तीनों मिला करके एक ट्रायंगल बना रहा है फिगर में। और जब हम डिस्टेंस टेबल के लिए बात करते हैं तो इस ट्रायंगल का जो भी एरिया हम निकालते हैं, वह एरिया क्या होता है, इस पूरे ग्राफ के लिए डिस्टेंस टेबल्ड होता है। तो आइए हम डिस्टेंस टेबल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है। तो अगर हम यह फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इससे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस ग्राफ के लिए निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस फिगर को अगर गौर से देखते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि यह जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल के लिए क्या है, यह आपका हाफ ट्रायंगल है। एक रेक्टेंगल दो हाफ ट्रायंगल्स को मिला करके बनता है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, सही है। तो इसके लिए एक और फार्मूला हमारे पास निकल जाता है, वो होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अगर हम लेंथ देखते हैं तो यहाँ पर लेंथ क्या हो गया, OP। आइए पहले हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अब हम फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। लेंथ हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा OP लेंथ है। ओके, और ब्रेड्थ क्या है, मान लीजिए रेक्टेंगल की चौड़ाई OR क्या है, ब्रेड्थ है। ओके, तो अगर गौर से देखें तो हाफ इंटू OP इंटू OR यह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है, और यह जो वैल्यू है यही आपका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ट्रायंगल के लिए भी सही है। ओके, जहाँ पर OP क्या है, बेस है, और OR क्या है, हाइट है। क्योंकि PQ और OR दोनों सेम है, तो इसलिए ट्रायंगल के लिए हम आपका PQ के जगह OR भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए, वो आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल या हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज का
क्लास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्म एसिलेशन के ही केस में जब आपका मान लीजिए कि बॉडी में रिटार्डेशन होता है, क्या होता है, बॉडी में रिटार्डेशन होता है। तो जब बॉडी में रिटार्डेशन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका स्पीड घटता है, जैसा कि हम जानते हैं। मतलब फाइनल स्पीड आपका क्या होता है, कम होता है, और इनिशियल स्पीड आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका इस केस में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका बॉडी का स्पीड घट रहा है तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका स्लोप बनेगा वो आपका टुवर्ड्स एक्स एक्सिस बनेगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते चले जा रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, स्लोप आपका डाउनवर्ड बनते चले जाता है, जो ये शो करता है कि स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, और स्पीड जब डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। ओके, एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। ओके, रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होने का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी का स्पीड घट रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों कर्व्स को ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म एसिलेशन का जब बात करते हैं तो स्लोप आपका ऊपर की तरफ जाता है, और जब रिटार्डेशन का बात करते हैं तो स्लोप आपका नीचे की तरफ जाता है। ओके।